एक पुराना धूल भरा शहर जिसकी हवा में इतिहास की गंध और गंगा की नमी घुली हुई थी। बीजिंग की तंग गलियां, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य और जीवन का एक नया रंग दिखाई देता था। वहीं आर्यन शर्मा अपने अतीत की उलझी हुई लिटों को सुलझाने की कोशिश में लौटा था। वर्षों पहले जब उसके पिता ने युवावस्था में ही पारिवारिक कलह और एक अनकहे बोझ के कारण बीजिंग छोड़ा था, तब आर्यन बहुत छोटा था। आज उसके चाचा दयाशंकर अवस्थी, जो अब परिवार के एकमात्र बुजुर्ग थे, की रहस्यमयी बीमारी और उससे भी अधिक रहस्यमयी चुप्पी ने आर्यन को दिल्ली की अपनी व्यस्त वास्तुकार की जिंदगी से खींचकर इस प्राचीन शहर में वापस ला खड़ा किया था। चाचाजी की हवेली, जो कभी बीजिंग के घाटों के निकट अपनी शान के लिए जानी जाती थी, आज जर्जर और उपेक्षित थी। दीवारों पर सीलन, कमरों में अंधेरा और हवा में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। आर्यन को लगा जैसे ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि कई अनकहे राजों और दबी हुई आहों का संग्रहालय हो। चाचाजी बिस्तर पर थे, आंखें अक्सर शून्य में ताकती रहती, और जब भी आर्यन उनसे कुछ पूछने की कोशिश करता, वे या तो खामोश हो जाते या विषय बदल देते। उनके चेहरे पर एक गहरा अपराधबोध और एक अनकहा भय स्पष्ट झलकता था। एक दोपहर जब आर्यन चाचाजी के कमरे की सफाई कर रहा था, उसे उनके सिरहाने रखे एक पुराने नक्काशीदार संदूक पर नजर पड़ी। चाचाजी शायद सो रहे थे। आर्यन ने धड़कते दिल से संदूक खोला। उसमें कुछ पुराने कपड़े, पूजा की सामग्री और कुछ पीले पड़ चुके कागजात थे। उन्हीं कागजों के बीच उसे एक अधूरा, लगभग गल चुका पत्र मिला। लिखावट दादाजी की थी, आर्यन पहचान गया। पत्र की भाषा दर्द और निराशा से भरी हुई थी। उसमें यशवंत नामक किसी व्यक्ति द्वारा किए गए विश्वासघात और हमारी आत्मा, नदी किनारे की वो धरोहर के छिन जाने का जिक्र था। पत्र में ये भी लिखा था कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए इस जख्म को सीने में ही दफन कर दिया गया। आर्यन का माथा ठनका। यशवंत, ये नाम उसे कुछ याद दिला रहा था। फिर उसे याद आया, यशवंत चौधरी, बीजिंग का एक जाना माना शक्तिशाली व्यवसायी, जिसके आलीशान होटल और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स शहर की नई पहचान बन रहे थे। क्या यह वही यशवंत था, और दादाजी की किस धरोहर की बात हो रही थी? पत्र ने आर्यन के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। उसे लगा जैसे चाचाजी की बीमारी और चुप्पी का इस अधूरे पत्र से कोई गहरा नाता है। वो अब सिर्फ एक बीमार रिश्तेदार की देखभाल करने नहीं आया था, बल्कि एक ऐसे रहस्य के मुहाने पर खड़ा था जो उसके परिवार के अतीत और शायद भविष्य को भी बदल सकता था। अगले दिन आर्यन ने मीरा सक्सेना को फोन किया। मीरा उसकी विश्वविद्यालय की सहपाठी थी और अब बीजिंग में एक निडर और खोजी पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी। आर्यन जानता था कि अगर कोई इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में उसकी मदद कर सकता है, तो वो मीरा ही है। मीरा आर्यन से उसी हवेली में मिलने आई। उसने पत्र को ध्यान से पढ़ा। उसकी आंखों में एक पत्रकार की स्वाभाविक जिज्ञासा और एक दोस्त की सहानुभूति थी। यशवंत चौधरी, उसने धीरे से कहा, ये नाम इन दिनों बीजिंग में हर किसी की जुबान पर है। उसके नए रिवरफ्रंट होटल प्रोजेक्ट की बड़ी चर्चा है, लेकिन उसके अतीत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं उसने बहुत तेजी से तरक्की की है। मीरा, मुझे लगता है ये कोई मामूली संपत्ति का विवाद नहीं है, आर्यन ने कहा। दादाजी की भाषा, उसमें बहुत दर्द था, और चाचाजी का व्यवहार, वो कुछ जानते हैं लेकिन बताने से डर रहे हैं। हम पता लगाएंगे, आर्यन, मीरा ने दृढ़ता से कहा। अगर यहाँ कोई रहस्य है तो उसे खुलना ही चाहिए। और इस तरह आर्यन और मीरा की उस यात्रा की शुरुआत हुई, जो उन्हें बीजिंग की धूल भरी फाइलों, भूली बिसरी यादों और खतरनाक सच्चाइयों की ओर ले जाने वाली थी। चाचा दयाशंकर अवस्थी की हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी, या शायद वे जानबूझकर दुनिया से कट जाना चाहते थे। आर्यन जब भी उनसे दादाजी के पत्र या यशवंत चौधरी के बारे में पूछता, उनकी आंखें भय से फैल जाती और वे असहज होकर करवट बदल लेते।
कभी कभी वे अस्पष्ट शब्दों में कुछ कहते। सब खत्म हो गया। इज्जत, गंगा मैया सब देख रही हैं, लेकिन पूरी बात कभी नहीं बताते। आर्यन ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेगा। मीरा ने अपने पत्रकारिता के संपर्कों का उपयोग करना शुरू कर दिया। वे सबसे पहले सरकारी भू अभिलेख कार्यालय पहुँचे। घंटों धूल फांकने और पुराने दीमक लगे रजिस्टरों को पलटने के बाद उन्हें एक पुराना खसरा नंबर मिला जो अवस्थी परिवार के नाम पर दर्ज था। ये संपत्ति गंगा नदी के किनारे एक प्रमुख स्थान पर स्थित थी और वर्तमान में उस पर यशवंत चौधरी के निर्माणाधीन लग्जरी होटल का एक हिस्सा आ रहा था। ये तो वही जगह है, आर्यन ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा। मुझे याद है बचपन में पिताजी कभी कभी इस जगह का जिक्र करते थे। कहते थे हमारे पुरखों की निशानी है, लेकिन रिकॉर्ड अधूरे थे। मालिकाना हक के कागजात में कई विसंगतियां थीं। कुछ पन्ने गायब थे, कुछ पर तारीखें और हस्ताक्षर संदिग्ध लग रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया हो। मीरा ने अपनी खोजबीन जारी रखी। वो स्थानीय बुजुर्गों, पुराने पड़ोसियों और अवस्थी परिवार के कुछ दूर के रिश्तेदारों से मिली। अधिकांश लोग या तो कुछ जानते नहीं थे या यशवंत चौधरी का नाम सुनकर बात बदलने लगते थे। यशवंत का खौफ शहर में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। इसी बीच आर्यन को हवेली के स्टोर रूम में पुराने संदूकों और टूटे फूटे फर्नीचर के बीच दादाजी की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले और नाजुक हो चुके थे, लेकिन लिखावट अभी भी पढ़ी जा सकती थी। उसमें दादाजी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों की कुछ घटनाएं दर्द के साथ दर्ज की थीं। डायरी में यशवंत चौधरी का नाम बार बार आया था। दादाजी ने लिखा था कि कैसे यशवंत, जो उस समय एक छोटा मोटा ठेकेदार था, ने पहले उनकी मदद करने का नाटक किया, फिर धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। उसने झूठे वादे किए, नकली कागजात तैयार करवाए और अंततः उन्हें उनकी सबसे प्रिय संपत्ति गंगा किनारे की वह पुश्तैनी हवेली और जमीन औने पौने दाम में बेचने पर मजबूर कर दिया। दादाजी ने ये भी लिखा था कि उन्हें और उनके परिवार को चुप रहने के लिए धमकाया गया था और समाज में इज्जत बचाने के लिए उन्हें यह अन्याय सहना पड़ा। डायरी में ये भी संकेत था कि दयाशंकर, जो उस समय एक किशोर थे, इस सारे घटनाक्रम के मूक गवाह थे और इस सदमे ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। आर्यन का खून खौल उठा। ये सिर्फ संपत्ति का मामला नहीं था, यह उसके परिवार के सम्मान, उसके दादाजी की आत्मा और उसके चाचाजी के मौन का प्रश्न था। यशवंत चौधरी को भी आर्यन और मीरा की बढ़ती गतिविधियों की भनक लग गई। एक शाम जब आर्यन हवेली लौट रहा था, एक महंगी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उसमें से यशवंत चौधरी का दाहिना हाथ माना जाने वाला व्यक्ति विजय बहादुर उतरा। शर्मा जी, विजय बहादुर ने कृत्रिम मुस्कान के साथ कहा, चौधरी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। वे आपके परिवार का बहुत सम्मान करते हैं। आर्यन जानता था कि यह कोई सौहार्दपूर्ण मुलाकात नहीं होगी, फिर भी उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन वह यशवंत चौधरी के आलीशान दफ्तर में था। दफ्तर शहर के सबसे महंगे इलाके में एक ऊंची इमारत के शीर्ष तल पर था, जहां से पूरा बीजिंग और गंगा का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। यशवंत चौधरी ने आर्यन का स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया, मानो वो उसका कोई पुराना दोस्त हो। आर्यन बेटा, तुम्हारे दादाजी बहुत नेक इंसान थे, यशवंत ने चिकनी चुपड़ी बातें शुरू की। मुझे दुख है कि वे आज हमारे बीच नहीं हैं। सुना है तुम कुछ पुराने कागजात देख रहे हो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। धन्यवाद चौधरी साहब, आर्यन ने संयत स्वर में कहा। मैं बस अपने परिवार के अतीत को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अतीत को कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होता बेटा, यशवंत ने अपनी आवाज में हल्की सी सख्ती लाते हुए कहा। जो बीत गया सो बीत गया। बेहतर होगा तुम अपने भविष्य पर ध्यान दो। दिल्ली में तुम्हारा अच्छा करियर है, यहाँ इन पुराने मामलों में उलझकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो?
अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें एक अच्छा प्रोजेक्ट दिलवा सकता हूँ। यह एक सीधा प्रलोभन और एक छिपी हुई धमकी थी। आर्यन समझ गया कि यशवंत उसे खरीदने या डराने की कोशिश कर रहा है। चौधरी साहब, मुझे आपके किसी प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। यशवंत की आंखों में एक क्षण के लिए क्रूरता की झलक उभरी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना, बीजिंग बहुत छोटा शहर है। यहाँ हर बात बहुत जल्दी फैलती है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका न खुलना ही सबके लिए बेहतर होता है। मुलाकात खत्म हो गई, लेकिन आर्यन के मन में यशवंत के लिए नफरत और अपने इरादे के लिए और भी अधिक दृढ़ता भर गई थी। उधर मीरा ने अपनी पत्रकारिता की धार तेज कर दी थी। वो यशवंत चौधरी के अन्य संदिग्ध भूमि सौदों और व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही थी। उसे कुछ ऐसे लोगों का भी पता चला था जो यशवंत के शिकार बन चुके थे, लेकिन डर के मारे चुप थे। चाचा दयाशंकर की हालत में कोई विशेष सुधार नहीं था। वे अब भी अधिकांश समय चुप रहते, लेकिन कभी कभी जब आर्यन उनके पास दादाजी की डायरी के कुछ अंश पढ़ता तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। आर्यन को लगने लगा था कि चाचा जी का मौन केवल भय नहीं, बल्कि गहरा अपराध बोध भी है। एक रात जब आर्यन चाचा जी के कमरे में बैठा था, चाचा जी ने अचानक कांपती हुई आवाज में कहा, वह चाबी। दादाजी के पुराने लिखने वाले मेज की दराज में। संभल कर बेटा, वो आदमी बहुत खतरनाक है। आर्यन हैरान रह गया। ये पहली बार था जब चाचा जी ने इतनी स्पष्टता से कुछ कहा था। उसने तुरंत दादाजी के पुराने धूल भरे अध्ययन कक्ष में जाकर उस मेज की दराज खोली। उसमें एक छोटी जंग लगी चाबी रखी थी, लेकिन ये चाबी किस चीज की थी? मीरा और आर्यन ने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन वो चाबी किसी ताले में नहीं लगी। फिर मीरा को याद आया कि शहर के पुराने हिस्से में अवस्थी परिवार का एक और छोटा, लगभग खंडहर हो चुका मकान था, जिसके बारे में उसने अपनी जांच के दौरान सुना था। अगले दिन वे उस पुराने मकान में पहुँचे। मकान लगभग ढहने की कगार पर था, लेकिन एक छोटा सा तहखाना अभी भी सलामत था। चाबी उसी तहखाने के एक पुराने भारी संदूक में लगी। संदूक के अंदर उन्हें कुछ और दस्तावेज मिले, असली बैनामा, जिस पर दादाजी के जाली हस्ताक्षर थे। कुछ पत्र जिनमें यशवंत चौधरी ने दादाजी को धमकाया था, और कुछ पुरानी तस्वीरें जिनमें दादाजी उस गंगा किनारे की संपत्ति पर खुश नजर आ रहे थे। एक तस्वीर में किशोर दयाशंकर भी अपने पिता के साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। ये सबूत निर्णायक थे। यशवंत चौधरी का फ्रॉड अब स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुका था, लेकिन खतरा भी बढ़ गया था। यशवंत चौधरी को शायद उनके हाथ लगे सबूतों की भनक लग गई थी। उस रात जब मीरा अपने घर लौट रही थी, 2 मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ नकाबपोश लोगों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की और उसका बैग छीनने का प्रयास किया, जिसमें शायद वे सबूतों की कॉपी समझ रहे थे। मीरा ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया और वे लोग भाग गए, लेकिन मीरा को हल्की चोटें आईं और वह बुरी तरह डर गई थी। आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये लड़ाई अब सिर्फ उसके परिवार की नहीं थी, बल्कि न्याय और सच्चाई की थी। उन्होंने फैसला किया कि अब चुप नहीं रहेंगे। मीरा ने अपने अखबार के संपादक को सभी सबूत दिखाए और उन्हें विश्वास में लिया। संपादक, जो स्वयं यशवंत चौधरी की बढ़ती ताकत से चिंतित थे, ने उनका साथ देने का वादा किया। उन्होंने यशवंत चौधरी को सार्वजनिक रूप से बेनकाब करने की योजना बनाई। मौका भी जल्द ही मिल गया। यशवंत चौधरी अपने नए रिवरफ्रंट होटल प्रोजेक्ट के भूमि पूजन के लिए एक भव्य समारोह आयोजित कर रहा था। शहर के सभी बड़े नेता, अधिकारी और व्यवसाय आमंत्रित थे और मीडिया की भी भारी उपस्थिति थी। समारोह के दिन आर्यन और मीरा भी वहां पहुंचे। चाचा दयाशंकर को भी आर्यन ने साथ आने के लिए मना लिया था। उनकी आंखों में अब भय के साथ एक अजीब सी दृढ़ता भी थी।
जब यशवंत चौधरी मंच पर अपने प्रोजेक्ट की तारीफों के पुल बांध रहा था, आर्यन अचानक भीड़ को चीरता हुआ मंच के पास पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक मीरा ने मीडिया के कैमरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। यशवंत चौधरी, आर्यन ने बुलंद आवाज में कहा, आपके इस आलीशान प्रोजेक्ट की नींव मेरे परिवार के साथ किए गए धोखे और अन्याय पर रखी गई है। हॉल में सन्नाटा छा गया। यशवंत चौधरी का चेहरा सफेद पड़ गया। आर्यन ने एक एक करके सबूत पेश करने शुरू किए। दादाजी का पत्र, डायरी के अंश, पुराने दस्तावेज, तस्वीरें। मीडिया के कैमरे लगातार चमक रहे थे। इसी समय चाचा दयाशंकर, जो व्हीलचेयर पर थे, ने कांपते हाथों से माइक थामा। हाँ, ये सच है। उनकी आवाज में वर्षों का दबा हुआ दर्द और अपराध बोध था। यशवंत चौधरी ने मेरे पिता को धोखा दिया, हमारी जमीन हड़प ली और हमें चुप रहने पर मजबूर किया। मैं डरपोक था, मैं अपने परिवार की इज्जत नहीं बचा सका, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। चाचा जी फूट फूट कर रो पड़े। हॉल में मौजूद लोग स्तब्ध थे। यशवंत चौधरी का रंग उड़ चुका था। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो बचने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन चारों ओर मीडिया और उत्तेजित भीड़ थी। मीरा ने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया था। पुलिस समय पर पहुंची और यशवंत चौधरी को पूछताछ के लिए ले गई। समारोह में भगदड़ मच गई थी। अगले दिन बीजिंग के हर अखबार की सुर्खियों में यशवंत चौधरी के काले कारनामों की कहानी थी। मीरा की रिपोर्ट, जिसमें सभी सबूतों का विस्तृत विवरण था, ने तहलका मचा दिया था। यशवंत चौधरी की सामाजिक प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। उसके खिलाफ कई अन्य मामलों की भी फाइलें खुलने लगीं। कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई और उसका आलीशान होटल प्रोजेक्ट अनिश्चित काल के लिए रुक गया। चाचा दयाशंकर अवस्थी ने सच बोलने के बाद एक अजीब सी शांति और राहत महसूस की। उनका वर्षों का बोझ हल्का हो गया था। उनकी सेहत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। आर्यन और उनके बीच की दूरी समाप्त हो गई थी। परिवार के जो थोड़े बहुत सदस्य बचे थे, उन्होंने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया और अवस्थी परिवार का खोया हुआ सम्मान कुछ हद तक बहाल हुआ। पारिवारिक संपत्ति का मामला अदालत में चला गया और यह एक लंबी कानूनी लड़ाई साबित हुई, लेकिन आर्यन को इसका कोई मलाल नहीं था। उसे अपने दादाजी और पिताजी के साथ हुए अन्याय का बदला लेने और सत्य को स्थापित करने का गहरा संतोष था। उसने बीजिंग में ही रहने का फैसला किया। उसे लगा जैसे इस शहर ने, इस गंगा ने, इस पुरानी हवेली ने उसे आवाज दी है। वो अपनी वास्तुकला की विशेषज्ञता का उपयोग शहर की पुरानी ऐतिहासिक इमारतों और हवेलियों के संरक्षण में करना चाहता था, ताकि कोई और यशवंत चौधरी किसी और की विरासत को न छीन सके। मीरा हर कदम पर उसके साथ थी। इस संघर्ष ने उनके दोस्ती के रिश्ते को एक नई गहराई और एक नया नाम दिया था। कहानी इस विचार के साथ समाप्त होती है कि सत्य परेशान कर सकता है, उसकी खोज खतरनाक हो सकती है, लेकिन अंततः वो मुक्ति भी दिलाता है। और जब अन्याय का सामना करने की हिम्मत की जाती है, तो अकेलेपन में भी सहयोग के हाथ बढ़ते हैं और आंतरिक शक्ति का संचार होता है। कभी किसी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में या अपने फैसलों में शामिल नहीं करना चाहिए, और यदि परिस्थितियाँ किसी को आपके साथ ले आएं, तो उसका साथ निभाना ही मानवता है। आर्यन ने सीखा कि अतीत के घाव भर सकते हैं, और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।